हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका दोस्त आपको अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हम लोग अपने पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन के इश्यूज को लेकर डिस्कशन में आगे बढ़ रहे थे और लगभग मैंने इसके ऊपर 7 से 8 वीडियो, ऑलमोस्ट 8 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। दोस्तों, इसी फहरिस्त में हम लोग अभी आने अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये बड़ा बृहद चैप्टर है, तो हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके इसको समेकित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं अपने टॉपिक को, है ना। चलिए आइए मेरे साथ। जनसंख्या वृद्धि में मैं आज यहां पर आपको लेने वाला हूं टॉपिक जनसंख्या वृद्धि में। जनसंख्या वृद्धि में विभिन्न आयु वर्ग का अनुपात। The ratio of different age group in the population। ठीक है, तो जो भी रेशियो है जनसंख्या पॉपुलेशन के अंदर, कैसे कैसे डिफरेंट आयु वर्ग के लोग इसमें शामिल होते हैं, इसको हम लोग स्टेजेस में जाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट स्टेज, जैसे कि जब फर्स्ट स्टेज की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग एक ऐसा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये ठीक है, पहले वाले स्टेज में 40 से 45%, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूं, 40 से 45% के आसपास का जो 50% के आसपास का जो है, इसको मैं 0 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, ठीक है, 0 से 14 तक के वर्ग के लिए है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 15 टू 59, 15 टू 59। अब ये जो 15 टू 59 है, ये रेस्ट ऑफ द जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ब्लॉक, उसको कवर करता है। इसमें लगभग मान के चलिए, पहले इसकी हम बात कर लेते हैं, ऊपर वाले की बात कर लेते हैं। वो कितना आता है हमारा? 4% से भी कम, और इसमें जो आयु वर्ग आता है वो कितना आता है? +59 ईयर। ठीक, तो ये हो गया एक सिस्टमेटिक डायग्राम जो फर्स्ट स्टेज में शो करता है कि 40 से 50% जो आबादी आती है वो क्या होती है? 0 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों की होती है। जो बुजुर्ग होते हैं +59 ईयर, वो 4% से भी कम में आते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग बचता है, अब मान के चलिए कम से कम यहां पर 50 से 55%, 45 से 50%, 45 से 50% के आसपास क्या होता है? इस बीच वाले जो मिडिल क्लास का जो आयु वर्ग होता है वो कवर करता है, जो 14 वर्ष से अधिक और 62 साल 59 ईयर से या 59 ईयर से कम के बीच के आयु वर्ग को शामिल करता है। ये प्रगतिशील आयु वर्ग कहलाता है, प्रगतिशील आयु वर्ग या प्रगतिशील जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। सेकेंड स्टेज, और जब सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? ये ठीक है, ऐसा डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं और इसमें क्या करते हैं? 40 से 50%, इसमें 0 से 14 ईयर। उसके बाद ये जो थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ता है और कितना हो जाता है? 4 to 8% के आसपास हो जाता है। इसमें +59 ईयर आता है और इसमें जो होता है 15 to 59 ईयर। ठीक है,
ये एज ग्रुप इसके अंदर आता है। अब रिमेनिंग जो आप बचता है इसके अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी रिमेनिंग आता है उसको आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ 59 लिखा हुआ है, ये 59 कहीं कहीं आपने 59 की जगह पे 64 देखा होगा, है ना, 64 देखा होगा। ये जो 59 है ये क्या है, ये डेवलपिंग देशों के लिए शो किया गया है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए शो करता है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड एक साइज है, स्टैंडर्ड डेवलप्ड देशों को, ठीक है। ये हो गया आपका 59 ईयर, 64 ईयर। तो 59 जो यहां लिखा हुआ है ये डेवलपिंग देशों का सूचक होता है, और जो 64 होता है वो डेवलप्ड देशों का सूचक होता है। अब आते हैं वो थर्ड स्टेज में। जब थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा, मैं थोड़ा सा इसको ऐसा ड्रॉ करता हूं, ये डायग्राम थोड़ा सा ये ठीक है, ऐसा डायग्राम बनता है। ये जो है ये क्या हो जाता है, यहां पर इसका दायरा बढ़ करके 8% टू 12% तक बढ़ जाता है। इसके बाद ये जो 0 से 14 हमने लिखा था यहाँ पर, इधर मैं लिखता हूँ 0 से 14 ईयर तक का, और ये कितना था 15 से, यहाँ पर मैं इसको बढ़ा करके 65 कर दे रहा हूँ, सॉरी 64 कर दे रहा हूँ, ठीक। और ये प्लस 65 ईयर का हो जाएगा। यहां पर क्या होता है, 0 से 14 वाला जो साल का एज ग्रुप होता है वो बढ़कर कितना हो जाता है, 30 से घटकर 30 से 35% तक आ जाता है, ठीक। देखिए यहाँ 40 से 50 था, यहाँ 40 से 50 ही रहा, और यहाँ पर क्या हुआ 30 से 35% हो गया, यानी कि जो चाइल्ड एज ग्रुप है वो घटने लगी, ठीक। ये चाइल्ड है, ठीक, ये एडल्ट, ये ओल्ड, ठीक है। इस तरीके से सिस्टम बन गया ये, और रिमेनिंग जो बचा ये इसके अंदर पूरा का पूरा वर्ग आता है। अब मैं फोर्थ स्टेज की बात करता हूं। जो फोर्थ स्टेज है उसमें क्या होगा, जो हमारा एज ग्रुप है वो किस प्रकार से वेरी करता है उसको आप देखिए। यहां पर मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूं, यहां पर क्या होगा, ये दायरा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, प्लस 64 जो है ये प्लस 64 ईयर है, और ये जो था हमारा 15 टू 64 ईयर, ठीक। यहां पर क्या होगा, जो चाइल्ड एज ग्रुप वाला है यहां पर और घट के क्या हो जाएगा, 20 से 25% आ जाएगा, 20 से 25% आ जाएगा, और इसमें जो भी वेरिएशन होगा आप उसमें से माइनस प्लस करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी 4 स्टेजेस। इसके बाद एक स्टेज और हमारी बनती है, इसमें एक स्टेज और हमारी बनती है, मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूं 5th स्टेज को। और 5th स्टेज में क्या होता है, ये डायग्राम थोड़ा सा क्या होता है, ऐसा देखिएगा यहां पर इस तरीके से, देखिए आपको यहां विजिबल होगा कि नहीं, मैं काम करता हूं यहां ड्रा करता हूं 5th स्टेज। ये
आपको विजिबल है मेरे ख्याल से, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ होता है। और जो ये परसेंटेज जो है वो और घटकर 0 से 14 वाला यहाँ तक आ जाता है, 15 to 20% का आ जाता है। ये जो है 15 to 59 मैं इसको रखता हूँ केवल। और जो मेन जो ओल्ड एज है वो बढ़ करके 14 से 16% तक आ जाता है, प्लस 59। ठीक है, ये हो गई 5th स्टेज। तो इस प्रकार से क्या हो गई, पांचों के पांचों स्टेज यहां पर बन गई है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और ये 5th स्टेज, ये 5th स्टेज। ठीक है, 5th स्टेज में क्या होता है, ओल्ड एज की जो लगभग ओल्ड एज और मान के चलिए जो आपका ग्रोइंग एज है, चाइल्ड एज है, वो भी लगभग सिमिलर कंडीशन में आ जाते हैं। इस प्रकार से मोटा मोटा मान के चलिए 30% जनता जो है उस जगह की 25 से 30% क्या होती है, वो डिपेंडेंट हो जाती है। रेस्ट जो होती है 70% वो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन में रहती है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है नगरीकरण की तरफ। नगरीकरण, अर्बेनाइजेशन। ठीक, अब अर्बेनाइजेशन की जो हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, ये सबसे पहले इसमें आप कुछ मैं यहाँ पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि किस प्रकार से जो अर्बेनाइजेशन की प्रक्रिया चलती है वो कैसे कैसे होती है, क्योंकि इसमें से विगत कई प्रीवियस पेपर में प्रश्न जो यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जान लीजिए कैसे ये नगर से भिन्न होता है, हाउ इट इज डिफरेंट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरिया। कैसे डिफरेंट होता है, कैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों से अलग होता है, भिन्न होता है। पहली चीज जो है सामाजिक मूल्यों के आधार पर, सामाजिक मूल्यों के आधार पर, पहला पॉइंट जो सोशल वैल्यूज होते हैं उसके आधार पर। ठीक है, सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है पारिवारिक संरचना। यहां पर देखेंगे आप नगरों में यूनिट फैमिली की तरफ, जो वहां ग्रुप फैमिली होती है या एक कंबाइंड फैमिली होती है, वो क्या होती है, यहां पर यूनिट फैमिली में स्ट्रक्चर में चेंज होने लगती है। ठीक है, खास करके यूनिट फैमिली जैसे। नेक्स्ट जो हमारा कैसे हम लोग भिन्न होते हैं, रहन सहन के तरीकों से। जो रहन सहन का तरीका होता है, जो आपकी लाइफ स्टाइल होती है उसके आधार पर, लाइफ स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या कहता है, आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में, यानी आर्थिक जो आपकी क्रियाकलाप जो होते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसके आधार पर भी रूरल एरिया से हम लोग भिन्न हैं। कैसे, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम रूरल एरियाज। ठीक है, इन अर्बन, अर्बन में हम लोग कैसे रूरल से भिन्न होते हैं, हमारे सोशल वैल्यूज भी डिफरेंट होते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरी होती है, हमारी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, फिनोमिना वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जैसे कंबाइंड फैमिली का फिनोमिना फॉलो होता है रूरल एरियाज में, बट अर्बन एरियाज में क्या होता है, वहां पर यूनिट फैमिली का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लोग बच्चे कम पैदा करते हैं, 1 से 2 बच्चों में ही क्या होता है, सीमित परिवार होने लगता है। इसके साथ साथ में क्या होता है, वहां पर लाइफ स्टाइल भी हमारे बदल जाते हैं, क्योंकि वहां और गांव के और अर्बन एरियाज में जीने के तौर तरीके में बहुत डिफरेंस होता है।
यहाँ पर सहूलियत के सामान की आवश्यकता, भौतिक चीजों की आवश्यकता ज्यादा महसूस होती है बनस्पत ग्रामीण, इसलिए यहाँ पर भी चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। खास करके जो ग्रामीण इलाका जो होता है उसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज मोस्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, बट इन अर्बन एरियाज there are so many various fields, like industries are there, service sectors are there, so people are engaged in those various modes of sectors, so their lifestyle has been changed accordingly, है ना। तो ये हमारे मेन पॉइंट 4 है जिसके आधार पर हम वी आर डिफरेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज। फाइन, अब नेक्स्ट आते हैं लोग, जो शहरी वृद्धि सूचक क्या होती है, जो अर्बन ग्रोथ जिसको हम लोग कहते हैं शहरी वृद्धि सूचक क्या क्या है, तो जो हम हाउ वी विल डिफाइन दैट अर्बन एरियाज आर ग्रोइंग, या कैसे भी कह सकते हैं कि शहरी कोई जो शहर है वो ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उसके लिए भी कुछ सर्टेन पॉइंट, जैसे कोई शहरी पॉपुलेशन में ग्रोथ, पॉपुलेशन में ग्रोथ, जो अर्बन पॉपुलेशन है ग्रोइंग पॉपुलेशन जिसको कहते हैं अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ, अर्बन पॉपुलेशन में ग्रोथ का होना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसमें आता है इंपॉर्टेंट है वो शहरी केंद्रों की संख्या में ग्रोथ। जो शहरी केंद्र होते हैं हमारे अर्बन जो केंद्र होते हैं, छोटे छोटे केंद्र में बढ़ोतरी, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा सपोज कीजिए कोई शहर उठा के देखिए, अपने में जो ऐतिहासिक शहर होता है वो काफी छोटे दायरे में होता है, बट धीरे धीरे क्या होता है जो उसके आस पास के जितने भी एरिया होते हैं वो अंदर अपने कवर करते चला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली जैसे सपोज ये दिल्ली है, अब दिल्ली के पास क्या हुआ, जितने ये बड़े बड़े छोटे छोटे यहाँ के क्षेत्र थे ये बढ़ता चला गया और इसका दायरा क्या हो गया, अब ये पूरा दायरा इस तरीके से हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग आजकल एनसीआर कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही चूंकि नेशनल कैपिटल रीजन कहलाता है, ऐसे ही राज्य होते हैं। सपोज कीजिए जैसे लखनऊ हो गया ये, अब लखनऊ के भी आसपास का जो क्षेत्र है ये पूरा इसको एससीआर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी स्टेट कैपिटल रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए इधर बाराबंकी कवर कर रहा है, इधर उन्नाव, इधर आपका सीतापुर, इस तरीके से क्या हो रहा है रायबरेली, ये पूरा का पूरा एससीआर में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। इस प्रकार से अर्बन केंद्र में बढ़ोतरी होती जा रही है। नेक्स्ट, देश की कुल पॉपुलेशन में वृद्धि करता है, इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। अब ये कैसे भाई, वो तो क्या रूरल में रहेगा तो बढ़ाएगा नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, रूरल में तो रहता है, बढ़ाता ही है पॉपुलेशन को, बट अर्बन सेक्टर में क्या होता है जब लोगों को अच्छी चीजें अच्छी सुविधाएं मिलती है तो यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर में भी चेंजेस आते हैं। जो मृत्यु दर होती है वो कहीं ना कहीं घटती है, जन्म दर बढ़ता है, तो इससे भी बड़ा इफेक्ट यहाँ पर पड़ता है। इसके साथ साथ में क्या होता है, जो अर्बन एरिया होते हैं वहां पर इनकम में, वहां की इनकम में ग्रोथ होती है। इनकम में अर्बन एरियाज की इनकम में ग्रोथ होती है ना। आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति शहर में रहता है वो कहीं ना कहीं उसके बाद पैसा अपने जीवन यापन के लिए ठीक ठाक अवस्था में वो इकट्ठा कर ही लेता है। तो ये हो गए हमारे जो अर्बन एरियाज की जो अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें जो ग्रोथ होती है वो इन आधारों पर होती है। इसको आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। जो मैंने आज पॉइंट बताया है आपको, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर आप पीसीएस या यूपीएससी खास करके एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पर ये पॉइंट बहुत इसेंशियल होते हैं। ज्योग्राफी का जो विषय आता है उसमें भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लोग, टीके ओमैन रहे, टीके ओमान, टीके ओमैन, इन्होंने क्या कहा है, जो नगरीय परिवार
जो अर्बन फैमिलीज होती हैं उसके बारे में बताया है, अंतर बताया है। ही डिस्क्राइब्स द डिफरेंस ऑफ अर्बन फैमिलीज, कहां से, फ्रॉम रूरल से, ग्रामीण परिवारों के से कंपेयर करने पर अर्बन परिवारों के बीच में अंतर है। इसको मोटा मोटा समझिए, अर्बन और रूरल परिवारों में अंतर बताया किसने, टीके ओमान ने। इन्होंने क्या बताया है कि आय के साधनों तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान क्या होते हैं। पहला पॉइंट जो बताया इन्होंने, आय के साधन, ठीक, आय के साधन तथा उभरते आय के साधन तथा उभरते या बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान। आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि जो इनकम डिस्पैरिटीज है, इसको इनकम डिफरेंस जिसको हम कहेंगे यहां पर, वो उसके जो साधन है, डिफरेंट डिफरेंट जो मोड्स है, मीडियम्स है, वो और उसके साथ में उभरते या बदलते हुए मूल्यों पर, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होते हैं, उसके जो वैल्यूज होते हैं वो भी चेंज होते जाते हैं जीवन को जीने के लिए। ठीक, अब देखेंगे जिस व्यक्ति के पास कम रहता है तो वो कहता है कम खाओ गम खाओ, है ना, क्योंकि लेस मनी ऑलवेज लीड्स टू दी, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आइडियलिस्टिक स्टेज की तरफ ज्यादा ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपके पास पैसा रहता है तो आप क्या करते हैं, भौतिक चीजों की तरफ, फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी तरफ हम ज्यादा झुकते हैं। ठीक, तो यही कह रहा है कि अकॉर्डिंगली क्या होता है, मूल्यों में, वैल्यूज में के जो चेंजेस होते हैं वो उभर के बाहर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा टीके ओमान ने, सत्ता की संरचना, जो सत्ता संरचना होती है, जो पॉलिटिकल मिलियू होता है, वो इसके साथ साथ में क्या कह रहा है कि तथा नगरीय, जो नगर की आपकी एक सामाजिक वातावरण होता है, यानी कि नगरीय जो सामाजिक वातावरण होता है तथा इसके साथ में सामाजिक परिस्थिति का आधार, कैसे, हाउ अर्बन आर डिफरेंट फ्रॉम रूरल। आप बता रहे हैं यहाँ पर टीके ओमान की सत्ता की संरचना, जो पॉलिटिकल मिलियू होता है, जो स्ट्रक्चर होता है आपके डेमोक्रेटिक सोसाइटी जैसे हमारे भारत में है, वो उसके साथ साथ में नगरीय सामाजिक वातावरण, जो हमारा अर्बन सोशल एक इन्वायरमेंट है, इसके साथ साथ में जो सोशल इकोलॉजिकल बेसिस होता है, यानी कि अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये सब कुछ डिफर करता है रूरल एरियाज के वंश पर। Whenever we compare with the rural, टीके ओमान ने क्या कहा है कि it changes the, it differs from their सत्ता की संरचना, मीन जो पॉलिटिकल मिलियू होता है उसके स्ट्रक्चर से डिफर करता है, इसके साथ साथ में जो आपका अर्बन सोशल जो एक स्ट्रक्चर है उससे भी डिफर करता है। एट द सेम टाइम क्या होता है, जो इकोलॉजी तैयार की गई है, सोशल की इकोलॉजी, सोसाइटल इकोलॉजी, वो भी उसमें भी डिफर करता है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट उन्होंने खास बताए हैं। बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।